नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। रिचर्ड स्टीफेंस नाम के एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने गालियों पर गहरी रिसर्च की है। रिसर्च के 2 पॉइंट है। पहला ये कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं और जब आदमी गालियां देता है तो ये उसके दिमाग के दूसरे हिस्से यानी अनडेवलप्ड हिस्से से निकलती है। दूसरा पॉइंट बाद में बताऊंगा, उससे पहले आज का अपडेट दिखा देता हूं। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कल एंट्री लेंगे, लेकिन उनसे पहले प्रचार में गालियों की और अपशब्दों की एंट्री हो गई है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, तो आज बीजेपी के एक नेता ने इसका बदला ले लिया। बीजापुर के बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा ने सोनिया गांधी को विषकन्या और चीन पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। खड़गे के कमेंट के बाद से बीजेपी के नेता जितने गुस्से में हैं, उतना ही कांग्रेसी अब सोनिया गांधी को विषकन्या बताए जाने पर गुस्से में हैं। और आज दोनों ही पार्टियां इन गालियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। पहले बीजेपी के नेता गए और मांग की कि खड़गे को चुनाव प्रचार से हटाया जाए, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाए। उसके बाद कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और कहा कि बीजेपी पर लगाम कसी जाए, वो चुनाव का माहौल बिगाड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल जो कहा था उस पर एक तरह से माफी भी मांग ली है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने मोदी को जहरीला सांप नहीं कहा बल्कि बीजेपी को कहा था और ऐसे पर्सनल कमेंट करना उनके आचरण में नहीं है। लेकिन इसके बाद आज कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से खड़गे का एक वीडियो भी रिलीज किया और उस पर कैप्शन लिखा, बेखौफ और अटिक। कर्नाटक की चुनावी हवा में अब 2 गालियां घूम रही है, विषधर यानी जहरीला सांप और विषकन्या, और इन 2 गालियों से अब चुनाव प्रचार को पुश किया जा रहा है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने एक रैली में कहा कि गरीब के बेटे को जितनी गालियां दोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि दलित का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। और अब रिचर्ड स्टीफेंस के रिसर्च का दूसरा पॉइंट है, यह है कि गालियां किसी भी इंसान के भीतर के तनाव को बाहर निकालने के लिए अच्छी है, लेकिन ये बौखलाहट और झुंझलाहट की भी निशानी है। बहस में पता करेंगे कि कर्नाटक में नेता क्या वाकई तनाव में है, क्या गलियों के बिना चुनाव जीतना मुश्किल है, किसे जीत का भरोसा है और कौन बौखला रहा है। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. मोदी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या, बताइए। ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಮುನಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗ. ये राजनीति में हर मर्यादा, हर शुचिता, हर सीमा को लांघने वाला बयान है। और मैं क्यों ना ये मानूं कि ये सब कुछ मोदी जी और बोम्मई जी के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। ऐसा एक प्रधानमंत्री जी को ऐसा भाषा में बोलना, ये कांग्रेस कितना गिरा है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा गए, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी। होड़ लगी है कांग्रेस में कि मोदी जी को कितनी नीचा दिखाई जाए, कितने अपशब्द कहे जाएं, कितना अपमानित किया जाए, और मोदी जी की कब्र खोदने वालों की कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। That you cannot digest that a person born in a Dalit family has risen from the post of a block president to the post of AICC president. डर्टी नीइंग डिपार्टमेंट डिफीट के डिप्रेशन के कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसी तरह का गाली का गोल और बदहाली का झोल दिखाई पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का। उनके बारे में इस प्रकार की नीची और नीच हरकत करना है, बयान देना है, मैं समझता हूँ कि
ये एक नया रूप सामने आ रहा है बीजेपी का। उनका एक मत एक स्ट्रैटेजी है, या तो झूठ बोलो या तो गाली गलौज का राजनीति करो। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। तो सवाल ये है, चुनावी रण में मर्यादा का चीरहरण क्यों हो रहा है? पहले जहरीला सांप और उसके बाद विष कन्या और पाकिस्तान और चीन की एजेंट, ये कहा है बीजेपी के एक नेता पे। इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अलका लांबा जी है कांग्रेस की तरफ से, वो मेरे साथ हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अलका जी भी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं आगे चलूं उससे पहले अलका जी का ऑडियो जुड़ रहा है। पहला सवाल मैं सुधांशु जी से लेता हूं। सुधांशु जी, क्या ये चुनाव की गाली लीला क्यों, ये मर्यादा का चीरहरण क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तो आपके विधायक ने भी विष कन्या और चीन और पाकिस्तान की एजेंट बना दिया मिसेस गांधी को। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि विगत 15-16 वर्षों से भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा को बुरी तरीके से आहत किया गया है। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसकी शुरुआत 2007 के, आपने चुनाव के बाद 2007 के चुनाव के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कही थी, जब उन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर वर्ड प्रयोग किया था। मैं विनम्रता से कहता हूं, पर उतनी ही दृढ़ता से कहता हूं कि उससे पहले भारत की राजनीति में कभी सत्ताधारी दल के सबसे प्रमुख व्यक्ति के द्वारा, उस समय सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर थी, कभी किसी विपक्ष के नेता के लिए मौत का सौदागर जैसा शब्द प्रयोग किया गया हो तो मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद वहां रुक जाते तो कोई बात नहीं थी। फिर मतलब 80-90 प्रकार के विशेषण दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मोदी जी के विरुद्ध दिए जा चुके हैं। उसके बाद उनको उनकी जात बचाना, चाय बेचो, AICC में आके चाय बेचेंगे, वहां से लेके वो लहू पुरुष, यमराज, फलाना, वहां तक तो ठीक है। 2014 का चुनाव आता है, मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, कोट अनकोट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधे बोटी बोटी काट डालना। किसी नेता की बोटी बोटी काट डालने का बयान दिया, और वो इमरान मसूद उस समय कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे। अगले दिन राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए, नेक्स्ट डे, ये 2014 के इलेक्शन की बात है, जबकि वो उनकी पार्टी के नहीं थे, और उनको ले आए पार्टी में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद अभी आप देखिए, कुछ महीने पहले अबू शेख, इनके महाराष्ट्र के, मोदी जी की मौत और उसमें कुत्ते की मौत जैसा शब्द का प्रयोग। छोटे मोटे नेता नहीं, आपके सुबोधकांत सहाय जी गृह राज्य मंत्री रहे, हिटलर की मौत। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के लिए कब्र खुदेगी, मर जा मोदी। ये बताइए, मैं बिल्कुल विनम्रता कहता हूं, एक कोई बयान बताएं हमारे किसी भी बड़े नेता का, जो हमने कभी आपातकाल में भी, जब पूरे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत का प्रकार, कुत्ते की मौत, बोटी बोटी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने भारत की राजनीति को इस निम्नता तक ला दिया है। यह बहुत दुखद है, और एक बार जब इस ढंग की चीजें होती हैं तो फिर वो पता नहीं स्थिति कहां तक जाती चली जाती है। ठीक है अलका जी, मैंने सवाल पूछा था कि आज मिसेस गांधी को विष कन्या और चीन और पाकिस्तान की एजेंट कहा गया। सुधांशु जी का जवाब है कि 2007 में इसकी शुरुआत सोनिया जी ने मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहकर की थी, और उस वक्त उनका ओहदा प्रधानमंत्री से भी ऊंचा था। सत्ताधारी दल की तरफ से यह हुआ, और उसके बाद यह सिलसिला चला आ रहा है। तो यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस बात पे मोहर लगा रहे हैं और हमारी बात को सही साबित कर रहे हैं कि भाजपा के विधायक, स्टार कैंपेनर यत्नाल, बीपी यत्नाल ने जो कहा है, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी के कहने पर आज उस सोनिया गांधी जी को एक बार फिर अपमानित किया गया है। जो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का त्याग, देखिए, प्रधानमंत्री का पद पूरी कांग्रेस चाहती थी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले, उन्होंने त्यागा। उस सोनिया गांधी का अपमान आज ये कर रहे हैं, और क्या कहकर कर रहे हैं, उनको विष कन्या, एजेंट पाकिस्तान का बताया जा रहा है, चीन का। भाजपा के प्रवक्ता इस पे मोहर लगा रहे हैं, सफाइयां दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था, और कहते हैं हमारे किसी नेता को बताइए कहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी जी को, शहीद की पत्नी है वो, त्याग किया उन्होंने प्रधानमंत्री पद का, उसके लिए क्या कहा था, ये कांग्रेस की विधवा है। ये यहां तक कहा था कि ये जर्सी काऊ है।
जर्सी गांव, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। दुनिया देश देख रहा है आपके लाइव चैनल को, वो इस विवाद में जाना ही नहीं चाहता कि कौन कितने निचले स्तर पर गिर रहा है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना मुद्दों से भटकाना, क्योंकि कांग्रेस तो कर्नाटका में चुनाव जीत रही है। जो हार से बौखला गए हैं वो पूरी तरह इस मुद्दे को अब भटकाने के लिए इस निचले स्तर की, और मुझे इस बात को देखकर देख रहे सारे कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठकर मोहर लगा गया, हमारी बात को साबित कर गया कि सोनिया गांधी जी जो कर्नाटका के चुनाव में है ही नहीं कहीं पे भी, वो दिल्ली में है। बिल्कुल खड़गे साहब कहे, राहुल गांधी जी कहे, प्रियंका गांधी जी कहे, केसी वेणुगोपाल जी कहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहे, जयराम रमेश जी कहे, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जमीन पर है और भाजपा के प्रवक्ता दिल्ली में बैठ के चैनलों पर बयान दे रहे हैं। मैं भी इस समय यहीं पर हूं, कर्नाटक आकर तो पूछिए मुद्दे हैं क्या। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक आएंगे, मुझे मालूम है, उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है, स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, अभी तक नहीं आए वो। मैं हिमाचल में भी थी, इतने दिन में 15 सभाएं कर चुके थे, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि माहौल बनाना है ना, और माहौल बनाए नहीं इनसे बन रहा है, इसलिए माहौल बिगाड़ दीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी तो दंगे होंगे। ये वो पार्टी है जो दंगों के दम पर सत्ता में आती है। सत्ता नहीं मिलेगी तो दंगे कौन कराएगा? जो सत्ता में वो तो नहीं कराएगा ना, वो तो शांति प्यार अमन चैन चाहेगा, तो दंगे कौन कराएंगे? पुलिस में कंप्लेंट कर दी है देश के गृह मंत्री के खिलाफ, अब देखते हैं कानून कितना काम करेगा। ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों खूब बात करें, अच्छी बात करें, और एक दूसरे के ऊपर ना बोले अलका जी, तो बेहतर होगा। सुधांशु जी, यही रिक्वेस्ट आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे, इन्होंने भी बता दिया कि भाई बीजेपी के नेताओं ने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया मिसेस सोनिया गांधी को लेकर। मुझे बताइए सुधांशु जी, बातचीत के अंदर इतना गिर जाना, क्या ये नैतिकता की बिल्कुल अंतिम सीढ़ी नहीं है? देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, मैंने जो पुनः बोला था उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरे किसी नेता के द्वारा कांग्रेस के किसी नेता के लिए मौत की कामना, मौत का प्रकार, बोटी बोटी जहरीला सांप, शब्दों को देखिए, जितने बयान आपने बोले वो हमारे किसी भी नेता के द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा, नेता का नाम लिए बगैर बोले गए। आपको लगा कि हमारे लिए बोला जा रहा है और आपने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया। जो मैंने कोट किया है, मोदी जी की बोटी बोटी, मोदी जी की मौत का प्रकार, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। दूसरा, आपके मुंह से एक अच्छी बात निकली कि भाई आपको लगा कि अपन मोहर लगा रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। फिर भी क्यों आपको लगा कि मोहर लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि हमारे तो एक बहुत सामान्य से स्तर के एमएलए स्तर के व्यक्ति हैं, आपको मोहर क्या जरूरत? राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहर लगा चुका है, धाक सारे लोग मोहर में छपे हुए, नीचे कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया, बाकी की तो बात ही क्या। दूसरा, इन्होंने कहा सोनिया जी ने बहुत त्याग किया, वाकई महान त्याग किया। आपने ऐसा कोई त्याग नहीं देखा होगा दीपक जी कि प्रधानमंत्री नहीं बना हो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री का रैंक ले ले। गजब का त्याग था, कैबिनेट मंत्री बने नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक ले लिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और इतना ही नहीं, फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया सांसदी से, और उसके बाद दोबारा इलेक्ट होने पड़ा। ऐसा अद्भुत त्याग किसी ने नहीं देखा होगा कि साहब दादी बनना था मगर चाची बनने को तैयार हो गई और कहते जी साहब बहुत बड़ा त्याग किया था। और रही बात इसकी कि जो भाषा की मर्यादा, सभी को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूं यदि किसी भी व्यक्ति ने बोला तो यह उचित नहीं है, परंतु मैं यह भी कह रहा हूं कि जहरीला सांप उचित है। यह किसने बोला? खड़गे जी ने। हमारे उस कार्यकर्ता खड़गे जी को आपने बराबर तराजू पे तौल दिया, इसके लिए आपको बधाई हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं विनम्रता से, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। सोनिया जी के बारे में किसी ने एजेंट वगैरह की जो बातें कही हैं, ये कोई बातें किसी ने आरोप प्रत्यारोप में नहीं कही हैं। मलय कृष्णधर, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई, ने अपनी किताब में लिखा था कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी सोनिया गांधी जी की सर्विलेंस कराती थी और फिजिकल सर्विलेंस भी कराती थी। उनकी किताब में लिखा था, उन पे मुकदमा करिएगा जाके। और आपको एक और बात बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेग्लेना एल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा हुआ बहुत कुछ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है। हैसियत हो तो जाके उनको नोटिस दीजिएगा और उसके बाद उन पर मुकदमा कर दीजिएगा। मगर इतना कुछ लिखा हुआ है कि आके यहां पे राजनीति करना तो बहुत आसान है। आपने कहा जी हम कर्नाटक में बैठे बोलेंगे, मगर आपके कारनामे देश में नहीं विदेश तक बहुत सारे फैले हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले पर कांग्रेस को थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह इधर उधर लिखी हुई। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत जगह लिखी है अलका जी, और उन्होंने कहा कि भाई सोनिया जी ने 2004 में किया, वो कोई त्याग थोड़ी था। बहुत अच्छे दीपक जी,
आपने कहा, बिल्कुल मैं उस पर अडिग हूं कि मैं बीच में नहीं बोलूंगी, वो भी नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। और आपका धन्यवाद करती हूं कि आप मुझे पूरा समय दे रहे हैं। इनकी बौखलाहट क्या मैं बताऊं, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो साकार हो नहीं पाया, हमारी अभी भी राज्यों में सरकार है, लेकिन भाजपा मुक्त दक्षिण भारत होने जा रहा है। लास्ट कर्नाटक है, वो भी इनके हाथ से छटक रहा है, ये बौखलाहट है। जहां तक गांधी परिवार की बात है, ने याद दिलाई अगर सोनिया गांधी जी ने जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रिजाइन किया, दोबारा जीत कर आई या नहीं आई? आई जीत कर। ये मिर्ची आपको लगी। उसके बाद आपसे पूछिए, ये वो सोनिया गांधी जी हैं जो सुषमा स्वराज जी के सामने उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के अपना जो है बिल्लारी से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं उत्तर और दक्षिण भारत से एक साथ में। ये वो दक्षिण भारत है जहां से चिकमंगलुरु कर्नाटका से इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं। ये वो दक्षिण भारत है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे वायनाड से राहुल गांधी जी जीत कर आते हैं। ये वो दक्षिण भारत का कर्नाटक है जहां प्रियंका गांधी आज 50% जो आधी आबादी कर्नाटक की उनके बीच में उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जी के ऊपर इनके विधायक स्टार कैंपेनर से हमला होता है और ये पल्ला झाड़ देते हैं। सदियों पुरानी किताब में किसी ने लिखा था, उस किताब पे कार्रवाई करिए। अरे आज आपके स्टार कैंपेनर हैं, आप बोलिए, आप उन हिम्मत दिखाइए। मैं देखना चाहती हूं सुधांशु जी, आपकी हिम्मत है या नहीं है कि आपके केंद्रीय मंत्री ने अभी अशोक गहलोत जी को रावण कहा है और आपके यत्नाल विधायक जो हैं स्टार कैंपेनर, उन्होंने सोनिया गांधी जी को जो अपशब्द कहे हैं, पाकिस्तान चीन का एजेंट बताया है। आप कहिए तो सही, सही कहा, हिम्मत देखना चाहती हूं आपकी मैं यहां पर बैठकर। लेकिन आप सोनिया गांधी और गांधी परिवार से, ये पूरा संघ परिवार, मैं भी कह रही हूं, क्या कहा, एक सेकंड दे दीजिएगा। खरगे जी ने जो कहा और जिस पे विवाद भाजपा ने खड़ा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने लिखित में बयान जारी किया है। मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा की हिम्मत है कि अपने इस विधायक या अमित शाह जी ने दंगे हो जाएंगे, पर कहा कि इंडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, एक बयान जारी किया हो। मैं खरगे साहब का बयान आपसे 1 मिनट में पढ़ देना चाहती हूं कि खरगे साहब ने क्या कहा था और जिसपे बतंगड़ बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़ रही हूं, कट कॉपी पेस्ट। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण है तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। आज मैंने, खरगे साहब कह रहे हैं, आज मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था और न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी भी भावना आहत करने का नहीं था। अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरी मंशा कदापित नहीं थी और ना ही मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों विरोधियों के प्रति राजनीतिक सुचिता की मर्यादाओं का, परंपराओं को निभाया और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अंतिम पैरा, मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबी व दलितों का दुख दर्द देखा है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से, उनके नेताओं से मेरा विरोध हमेशा रहा है। मैंने राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ लड़ी थी, लड़ी है, लड़ता रहूंगा। ये बयान है इनका। कोई बयान दिखाइए। ठीक है, अलका लामा जी एक सवाल पूछो। आपने जो सेकंड पैरा पढ़ा, आपने जो सेकंड पैरा पढ़ा, आप इसका जवाब सोच लीजिएगा। उसमें कमोबेश मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात से बचने की कोशिश की गई है कहीं कोई मुकदमा ना हो जाए। वो लैंग्वेज भी, उसकी ड्राफ्ट भी वैसे ही की हुई है। और ये कमोबेश सॉरी बोलने से थोड़ा सा कम है। सॉरी नहीं बोला गया है, लेकिन खेद जताया जाता है ना जब लीगल लैंग्वेज में, उसी तरह का टोन लग रहा है। मैंने खुद देखकर ये पढ़ा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया है। आप जवाब रखिएगा सुधांशु जी, क्या कहेंगे इनके सवाल के लिए? नहीं, अभी रख देती हूँ। नहीं, आपकी और मेरी बात हो रही है दीपक जी। अच्छा, सुधांशु जी रुक जाइए, अलका जी बोल दीजिएगा। धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल किया मानहानि का। देखिए, मेरी से कोई गलती हुई है और मैं गलती को स्वीकारूंगा और माफी मांगूंगा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा मुझसे कोई गलती नहीं हुई, कोई माफी नहीं मांगूंगा। मानना के केस का सामना कर रहे हैं, सदस्यता ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज भी डर के पीछे हो गए कि हम इस मामले में नहीं पढ़ सकते। पता नहीं हर को अपनी जान प्यारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज भी मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो
कहा जो भाजपा आरएसएस के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, भाजपा आरएसएस की नफरत विभाजनकारी विचारधारा के लिए कहा, उस पर वो खड़े हैं, इसलिए माफी नहीं मांगी। और जहां तक है मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुकदमों से कांग्रेस डरती नहीं है। मुकदमा हमने भी किया, अमित शाह जी ने कहा दंगे हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी। कौन दंगे कराएगा? देश का गृह मंत्री कराएगा या रोक नहीं पाएगा? क्या है, हम भी पुलिस में जाकर एफआईआर शिकायत करके आए हैं, देखना है एफआईआर होती है या नहीं होती, गृह मंत्री पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, अमित शाह जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं करता, या इस बार भी कार्रवाई एक तरफा होगी? सुधांशु जी, जवाब आपका। देखिए, आज के जमाने में शायद अलका जी भूल गई, उस जमाने में रह गई जब लिखित बयान जारी होते थे और अखबारों में छपते थे। आज डिजिटल डाटा का जमाना है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बाइट उपलब्ध है। अब कितना भी लिख लीजिए, लीपा पोती कर लीजिए, कहावत है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेके जहरीला सांप शब्द बोला था। वो कितना भी पैचअप करें कि विचारधारा के लिए बोला था, उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो दिल की आरजू थी वो लबों पे आ गई थी। पर एक बात मैं मानता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लिखा है उनकी एक बात से मैं सहमत हूं दीपक जी, कि उनका लंबा कैरियर है और यह सही है। मैंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको बोलते हुए सुना, जब तक वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे तब से पहले उनका कोई इस ढंग का विवादित बयान आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद ही गुजरात चुनाव से पहले मोदी जी को रावण कहने वाला बयान और कर्नाटक चुनाव से पहले जहरीला सांप कहने वाला बयान आया। इसका अर्थ मुझे यह लगता है कि जैसे मैंने एक जमाने में बचपन में सुना था कि जब दीनदयाल जी की हत्या हुई और अटल जी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाने की बात हुई, अटल जी ने कहा मैं दीनदयाल जी की कुर्सी कैसे संभाल सकता हूं, तो कहा गया भाजपा का अध्यक्ष का पद विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह जो बैठेगा उसको पवित्र भाव से न्याय दिखेगा। मगर मुझे लगता है शायद कांग्रेस का अध्यक्ष पद पता नहीं यह कौन सा आसन है कि जो बैठता है सोनिया जी से लेकर और खड़गे जी तक, किसी को मौत का सौदागर मुंह से निकलने लगता है, किसी के मुंह से रावण निकलने लगता है, किसी के मुंह से जहरीला सांप निकलने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक खड़गे जी इस पद पे नहीं आए थे तब तक वो ठीक थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए भी ये बात एक बहुत अच्छी बात है, खड़गे जी को भी ध्यान रखना चाहिए। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जानते हैं क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। आज कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया हुआ था परिवारवाद का, अन्यथा 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण से लेकर पूरे 22 साल तक कभी कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर तुम्हें माता चपिता तुम्हें वाला ही अध्यक्ष होता रहा, तुम्हें भ्राता भगनी तुम्हें होता रहा। आज खड़गे जी को बनाना पड़ा क्योंकि वो विवशता दिखी कि देश की युवा पीढ़ी अब इस ढंग के थोपे हुए अक्षम नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और मैं एक और बात आपसे कह दूं, कहा जी आपने इतनी आसानी से कह दिया किसी किताब में नहीं, तो बहुत भारी भारी किताबों में लिखा हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नेट पे जाके भी सर्च कर लेगा तो मिल जाएगा। और एक किताब बोल दूं, स्विट्जरलैंड के अखबार श्वाइजर एलेस्टेटे ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फोटो के साथ यह छापा था कि 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक उनके अकाउंट में थे, और वो पहले सोनिया जी थी उसकी हेयर, उसके बाद राहुल जी हो गए। ये उसने छापा, मैं नहीं कह रहा हूं, श्वाइजर एलेस्टेटे नवंबर 1991। बहुत सी चीजें हैं। और छोड़िए वोल्कर रिपोर्ट 2006 जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, कि सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन आए कांग्रेस के नाम, सीधे अध्यक्षा सोनिया जी की थी उस समय, कांग्रेस पार्टी के नाम। इसलिए मैं कहता हूं उस बिंदु पे मत जाइए, नैतिकता के बिंदु, उस बिंदु पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ कोई जाके पढ़ ले और उसमें सारी सारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है नैतिकता के प्रश्न पे रहिए। या तो आप कह दीजिए कि हमारे एक विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बराबर तराजू पे हैं, तो उसके बाद मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं। और उन्होंने तो मनुष्य रूप बोला, इन्होंने तो सीधे सांप का रूप बोला है। इसलिए मैं कहता हूं इसमें मेरा तेरा न करके ईमानदारी से कहिए, कांग्रेस ने सैकड़ों बयान दिए हैं। कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मोदी जी के लिए तू चाय बेच शब्द लिखा गया। मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं, मोदी जी का नाम लेकर मौत के प्रकार, मौत के तरीके और टुकड़े टुकड़े कोई एक बयान बता दीजिए हमारे नेता का, तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। ठीक है, बताइए अलका जी, उनका सवाल है और उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या पार्टी के अध्यक्ष और एक विधायक को एक ही तराजू पर तोला जाए? देखिए, मैं फिर कह रही हूं, ये बीपी यतमाल कौन है? अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। ये भी तब तक इनकी भाषा ऐसी नहीं थी। जब से मोदी शाह की जोड़ी आई है, इनकी भाषाएं बदल गई। माहौल बनाना है ना मोदी जी के आने से पहले, तो ये यतमाल जी माहौल बना रहे हैं। और इन्हीं यतमाल जी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद
में बिकता है। पूछिए यही थे या कोई और था भाजपा का विधायक जिसने कह दिया यहां 40% कमीशन खोर भ्रष्ट बोमई सरकार, जिसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लिखा कि आपकी सरकार हर चीज में 40% कमीशन मांगती है। इन्हीं के कार्यकर्ता ने लेटर लिखा किसके खिलाफ? आपके ईश्वरप्पा मंत्री थे, मंत्री से हटाया, विधायक की टिकट तक नहीं दी और प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया। लेकिन फोन करते हैं, ईश्वरप्पा जी इज्जत बचा लीजिए, चुनाव जितवा दीजिए, जो भी दाव लगाना हो लगा लीजिए। और वो बाहर आके कहते हैं हमें अल्पसंख्यकों का, ईसाइयों का, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए और माहौल बनता है यहां पर। और अपना अमित शाह जी तो कह देते हैं दंगे तक हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले माहौल बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह जी, यतमाल जी और आपके ईश्वरप्पा जी को सौंप दी गई है। 40% कमीशन खोर सरकार, मैं आपसे कह रही हूं, ये 4 हम आज 5वां भी हम गारंटी ले आए हैं। क्यों हमें महिलाओं को 2000 रुपए महीना देने की आर्थिक जो ताकत है जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वो महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, सुनवाई नहीं है। क्यों हमें हर गरीब को घर पे प्रति व्यक्ति 10 किलो जो है वो चावल देना पड़ रहा है? इनका तो दावा है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो कर्नाटका में 10 किलो अगर हम चावल देंगे जनता खुश क्यों हो रही है? क्योंकि झूठ वो है जो 80 करोड़ को दिया जा रहा है और सच ये होगा। 200 यूनिट बिजली का हमने वायदा किया है, हम फ्री देंगे। 3000 रुपए और 1500 रुपए हम ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को देंगे। और इन गारंटी के बाद आज 5वीं गारंटी है कि आधी आबादी कर्नाटका की जो महिला बहनें गांव देहात से अपनी नौकरी काम धंधे के लिए जाती हैं, उनके लिए सारी बस की यात्रा मुफ्त होगी। हम गारंटी पर आ रहे हैं, हम इनके भ्रष्टाचार पर आ रहे हैं, हम इनसे जो पैसा पकड़ा जा रहा है लगातार, मंडल इनके विधायक हैं, पूछिए पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? 950 चांदी के लैंप पकड़े गए हैं, 1 करोड़ 80 लाख कैश पकड़ा चुनाव आयोग ने। कहते हैं सबूत दीजिए। अरे सबूत चुनाव आयोग ने पकड़े हैं, ले गए हैं, FIR हो गई, कार्रवाई नहीं आप कर रहे हैं। आप ही के लिए 40% कमीशन को मंत्री को टिकट देना था ना आपने। तो बात यह है कि नफरत की इनकी राजनीति, यहां पर जवाब नहीं है डबल इंजन की सरकार की। बोमई सरकार ने क्या किया? क्यों आपके जगदीश शेट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सिटिंग सांसद, 40 विधायक छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए? ये तो हमने नहीं लिया, वरना भाजपा मुक्त कर्नाटका हो जाता। ये तो बहुत अभी भी आना चाह रहे थे, हमने हाथ जोड़ दिए कि बस जो ईमानदार थे, जो इनसे लड़ने को तैयार थे, भ्रष्ट बोमई सरकार की पोल खोल के बेनकाब करने को तैयार थे, उनका हमने स्वागत किया। जगदीश शेट्टर जी जैसे को टिकट दिया और वही येदियुरप्पा जी से कहलवाया जा रहा है, खून से लिख कर दे रहा हूं अगर जगदीश शेट्टर जीत जाए। यानी कि एक लिंगायत नेता को अपने पूर्व लिंगायत नेता से स्तर पर लड़ाया जा रहा है, आपस में भिड़वाया जा रहा है कि खून से पत्र लिखे जा रहे हैं। वैसे अलका जी एक लाइटर नोट पे बात कहता हूँ, ये सवाल नहीं है मेरा, ये सवाल नहीं है, मैं एक लाइटर नोट पे बात कहता हूँ। केजरीवाल की तरह आप पहले केजरीवाल की तरह आपने भी गारंटी देना शुरू कर दिया। 4 गारंटी दे रहे हैं आप, तो ज्यादातर केजरीवाल ही लाते थे गारंटी कार्ड। आप भूल जाइए, आप नो आपसे देखिए, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। आज ये छत्तीसगढ़ 5 साल पूरे हो रहे हैं, आज ये राजस्थान 5 साल पूरे हो रहे हैं। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जो भारत में 1200-1500 का है, वो राजस्थान में मात्र 500 रुपए में गहलोत सरकार ने कहानी दे रही है। आप आ जाइए हिमाचल में, जो वायदा किया पुरानी पेंशन योजना OPS बहाली का, हो गई या नहीं होगी? पूछिए जरा। राजस्थान में बहाली हो गई नहीं होगी? पेंशनें आ रही हैं OPS में या नहीं? छत्तीसगढ़ हमने जो कहा वो हमने किया है, इसीलिए हम आ रहे हैं और ये बौखला रहे हैं। इनकी बौखलाहट, ध्रुवीकरण करिए, हिंदू मुस्लिम करिए। ये कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहे, आप कहते हैं हम मुस्लिम और ईसाई। मेरे को काउंटर, मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी केजरीवाल की तरह गारंटी देने लगे। केजरीवाल ने शुरू किया था राजनीति में, हम नहीं है ना, गारंटी दूंगा, लिख के दूंगा। आप हमारी तुलना केजरीवाल से नहीं कर सकते। नहीं, आप दीपक जी हद सच्चाई जानते हैं। केजरीवाल की तुलना अशोक गहलोत जी, अपना भूपेश बघेल जी से, अपना सुक्खू जी से नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा वो कर दिया है ना। अब जुमलेबाज सरकार से कर सकते हैं, 15 लाख खाएंगे सबके। सुधांशु जी, 2 करोड़ ये जीत रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। जुमले इन्होंने घर से, इनकी गारंटियों पे लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए हिमाचल में डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह गिरी। अब कर्नाटक की बारी है। आप देखिए, इन्होंने गारंटी की बात कही, बिल्कुल मैं वाकई तुलना नहीं हो सकती। हिमाचल में अभी इनकी सरकार आई, बहुत मामूली अंतर से 37,000 वोट कुल पूरे। उसमें क्या कहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करेंगे, 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए, ये है गारंटी। राजस्थान में कहे थे 5,000 रुपए देंगे सारे बेरोजगार युवकों को, कितनों के दिए पूछिए? किसी को नहीं मिला, 5 साल गुजर गए, ये है गारंटी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, अब मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार रही नहीं, ये कहे थे, राहुल गांधी जी का वो डायलॉग याद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ, नहीं तो सीएम बदल दूंगा। 5 साल गुजर गए, न सीएम बदला
ना कर्जा माफ हुआ। हाँ, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में जरूर चल रही है आपस में कौन बदलने की बात कहेगी। और गारंटी की घंटी इसलिए बजी हुई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी 72,000 रुपए देंगे सबको, ये कहा था राहुल गांधी ने। 6,000 रुपए महीना प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने 6,000 रुपए साल में देंगे। उसके बाद किसी ने भरोसा नहीं किया। कारण, अरे 72,000 रुपए कोई दे सकता है? मैं अलका जी से कहता हूं, आपने बिल्कुल सही बोला, केजरीवाल से ये मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ मामले में केजरीवाल से आगे चले गए। इन्होंने जितनी गारंटी दी है, ये बताइए कर्नाटक के बजट का कितना है? इनकी सारी गारंटी दौड़ ली है, 2/3 ऑफ बजट। तो बाकी लोग खाएंगे क्या? कोफ्ते? तनख्वाह कैसे देंगे बताइए? कारण क्या हुआ? हिमाचल में जानते हैं क्यों 3 रुपया बढ़ाना पड़ा? हमें पता है, हमारी सरकार थी। सुनिए, 80% बजट जा रहा था पेंशन में और सैलरी में। देखिए, आपने टर्न पे बोली है, आप बोल रही थी, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। हिमाचल प्रदेश का 80% बजट केवल पेंशन और सैलरी में जा रहा था। जैसे ही आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, जो आपने 10 साल तक केंद्र में रहते हुए नहीं हटाई थी, आपकी सैलरी बजट से ऊपर चली गई। अब हिमाचल सरकार के पास सैलरी के अलावा, पेंशन के अलावा कुछ देने का पैसा ही नहीं बचा। तो मजबूरी का नाम राहुल गांधी, 3 रुपया बढ़ाना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज तो केजरीवाल तो कम से कम बिजली, दिल्ली का जो बिल है उसमें अभी निगेटिव में नहीं गया है, आप तो निगेटिव में लाने को तैयार। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत समझदार है देश की जनता और कर्नाटक की जनता। वहां तो बेंगलुरु को इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक बार जरा बता दीजिए, जितना आपने एस्टीमेट दिया ये कर्नाटक के बजट का कितना है? हमने तो डबल की है इनकम, हमने सबसे ज्यादा एफडीआई लाके दिया है। 38% भारत का एफडीआई कर्नाटक में आया है। टुमकुर में पहली बार हेलीकॉप्टर बन रहा है। आईफोन 25% पहली बार यहां पर बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री यहां पर लगी हुई है। और तेजस बन रहा है कर्नाटक में। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे हमने बनाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें, 2 एयरपोर्ट थे बेंगलोर में पहले, केवल बेंगलोर और मैंगलोर, 2 कर्नाटक में थे। मैसूर का नाम मात्र था। 7 एयरपोर्ट हैं। इसलिए हमने प्रॉफिट में भी रखा है और सबको विद्या रत्न योजना के तहत सबको दिया भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता इस पर भरोसा करती है। आप कुछ भी कहते हैं इसलिए भरोसा नहीं करते। ठीक है अलका जी, मैं बीच पे सवाल नहीं पूछता, जवाब। धन्यवाद दीपक जी, बहुत धन्यवाद। ये जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, बनाए हैं, वो अडानी को बेच दिए गए हैं। और जो जहाज है वो तो पहले ही बिक गए थे। ना एयरपोर्ट इनके हैं, ना जहाज इनके हैं, ना हवाई चप्पल पहनने वाला में वायदा किया था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, नहीं कर पा रहे। किसानों का 70,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस ने माफ किया था, ये आप भी जानते हैं। सोनिया गांधी जी, मनमोहन जी की सरकार में मनरेगा जैसी योजनाएं लाने का काम, गरीब किसान को, मजदूर को ताकत देने का काम मनरेगा को का, जिसे प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर विफलताओं का स्मारक बताया और मजाक उड़ाया था। आज उसी मनरेगा के दम पर कोरोना महामारी में जो है वो डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू आपका जो है फूड, ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस की सरकार लेकर आई, जो ये बुखलाए हुए हैं। किसानों को ये बात करते हैं, आज पूछिए जरा, किसान आज भी आंदोलित है या नहीं? धोखा किया आपने, घुटने पर लाया किसान, देश का अन्नदाता। आपको 3 कृषि कानून पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए लाए थे, घुटने पर लाए, आपको 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और आज भी उससे जो वायदा किया है न्यूनतम जो है एमएसपी पर हम लोग कानून लाएंगे, आज तो कोई कानून नहीं ला रहे, धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। आय दुगनी होगी, वायदा था, आय दुगनी हुई, आत्महत्याएं दुगनी जरूर हुई होंगी आप। और ये कह रहे राहुल गांधी ने कहा था 1, 2, 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा तो बदल देंगे। आपको याद है प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, ऐसे पैसा बांट रहे थे जैसे अपनी जेब से देना हो, और दिया कुछ नहीं। बिहार में नीतीश जी ने अभी अभी इनका साथ छोड़ा है, पंजाब में इनके अकाली दल पुराने ने इनका साथ छोड़ा है, महाराष्ट्र में इनका साथ छोड़ा है, पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। देख लिया, सतपाल मलिक जी खुलासा करते हैं, जबान नहीं खुल रही, सीबीआई भेज दी उनके घर में। सतपाल मलिक जी ने बेनकाब किया है पुलवामा में, जो पाकिस्तान ने हमला किया, आपने उसकी जांच नहीं होने दी और उसी तरह बचाया जैसे गलवान वैली में चीन को यह कहकर बचा दिया कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। हम आज भी मानते हैं गलवान में चीन ने हमला किया, पुलवामा में पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन आपने उसकी जांच ना करवाकर और हमारे जवानों को वो मदद जो देनी थी ना देकर आपने धोखा किया है और आज बेनकाब हो गए हैं। सो मैं आपसे फिर कहूंगी, ये बिल्कुल बौखला गए हैं और सारे खेल हमें मालूम है इस 1 हफ्ते में शुरू होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं तब कर्नाटका में पांव रखूंगा जमीन पर जब मुझे माहौल बना हुआ दिखेगा। माहौल कैसा होगा? इन्होंने क्या किया? हिजाब विवाद लाए, महिलाएं क्या पहनेगी?
हिंदू महिला बिंदी नहीं लगाई, इनके सांसद ने अपमानित किया। ये कौन तय करेगा कि हिंदू बहन बिंदी लगाए ना लगाए, मुस्लिम बहन हिजाब पहने ना पहने। गुजरात का अमूल नंदिनी के ऊपर थोपने की कोशिश है, महाराष्ट्र की मराठी कन्नड़ पे थोपने की कोशिश है। ये क्या खेल चल रहा है आपका, क्या खेल चल रहा है? क्योंकि 40% और एक लास्ट जवाब, पैसा कहां से आएगा? ये इन्होंने हिमाचल में भी कहा था, पुरानी पेंशन योजना बहाली कर रहे हो, 1500 महिलाओं को दे रहे हो, पैसा कहां से आएगा? आपको 5 साल दे दिया ना, आप तो कर्ज में छोड़ गए, आपने तो नहीं दिया। कर्नाटक में पैसा कहां से आएगा? 40% जो कमीशन खोरी में पैसा जा रहा है ना, रिश्वत भ्रष्टाचार में, वो पूरा 40% कमीशन का पैसा सरकारी खजाने का कर्नाटका की जनता पर लगेगा। उसे बिजली भी 200 यूनिट मिलेगी, बहनों को 2000 रुपया महीना भी मिलेगा, 10 किलो चावल भी मिलेगा और 1500-3000 रुपया बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। और उसी 40% कमीशन के भ्रष्टाचार के जो इनके नेताओं की जेब में जा रहा है, चांदी के लैंप यूं ही नहीं बट रहे, 900 चुनाव आयोगों ने पकड़े हैं, वो कर्नाटका के 6 करोड़ 50 लाख लोगों की सीधा जेब में जाएगा। यहां से आएगा पैसा, सुधांशु जी को बता दीजिएगा, इनको पता नहीं कि कहां से आएगा। तो दीपक जी मतलब ये कोई नई पार्टी कहती, केजरीवाल टाइप, जिसको कभी शासन करने का मौका ना मिला होता तो समझ में आते, बता दीजिएगा कहां से आएंगे। अरे जनाब 50 साल तो पूरे देश पे शासन कर चुके, पूरा केंद्र राज्य सब, जिन राज्यों में शासन था वहां कर दिया हो तो बताइए ना, किसी जगह किया ना, आज आके कहने लगे जी करने लगे। ये बताइए सारे लोग मुफ्त में यात्रा कर रही, सारी बहनें राजस्थान में नहीं? ये बताइए सारे के सारे मध्य छत्तीसगढ़ में कर रही नहीं? पंजाब में क्यों नहीं लागू किया आपने ओल्ड पेंशन स्कीम? 10 साल आपकी सरकार रही। बताता हूं घुटने के बल कौन आया। अरे भाई किसान आंदोलन का समर्थन ये कर रहे थे, पंजाब में घुटने टूट गए। उत्तर प्रदेश में ये दूसरी जगह जहां प्रभाव था, एक सीट रह गई। बहुमत की सरकार घुटने में पंजाब में टर्न पे बोली, आप कुछ भी बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। घुटने में पंजाब ऐसे याद दिला रहे हैं, मिट्टी में मिल गए वहां, जैसे इनकी बहुमत की सरकार हो पंजाब में। प्रधानमंत्री जी ने मैं तो कह रहा हूं, हम तो कभी लड़ते नहीं थे, हम तो 3 लोकसभा लड़ते थे और 17-18 विधानसभा लड़ते थे। आपकी तो लगातार थी। और मोदी लहर में यानी कोई एक राज्य, देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार, मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री आने लगे तो ये बीच में डिस्टर्ब करने लगे। आपने कहा था सबको अपना अपना मौका मिलेगा। अलका जी अपने टर्न पे बोलिएगा जो भी बात। देखिए मोदी लहर अगर किसी एक राज्य में कांग्रेस रोकने में सफल हुई थी तो वो पंजाब था, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, सारे विपक्ष से ज्यादा हमको और आम आदमी पार्टी को मिला। उसके बावजूद अपने कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो किसान आंदोलन की बात करते थे, किसान आंदोलन कितना यथार्थ था सबको पता, छोड़िए वो विषय। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा बिहार में बोल के 10 लाख करोड़ तो बिहार का बजट ही नहीं है। अभी आपके मुंह से निकल गया नंदिनी, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं नंदिनी पे केरल में क्यों रोक लग गई भाई? वहां तो राहुल गांधी जी सांसद थे, उन्होंने एक बार मुंह खोला कि केरल की सरकार क्यों मना कर रही है कि नंदिनी वहां पे नहीं होगा। और आज नंदिनी की जो स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि कर्नाटक पहला राज्य था जिसने किसानों को 0% इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना शुरू किया था 2008 में येदियुरप्पा जी वाली सरकार में। और उसके बाद किसानों के लिए येदियुरप्पा जी से लेके बोम्मई जी की स्थिति तक जो आई, आज ये हैसियत हुई है कि नंदिनी एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है। मगर अफसोस कि क्षेत्रीयता में फंसा के रखने वाले लोग केरल में नंदिनी का विरोध करवाने के बाद चुप मुंह सिल के बैठे हैं और आकर यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बड़ा इस विषय को उठाने का प्रयास किया, मेरी जो मुद्दे की बात का तो जवाब नहीं मिला कि वो कितना प्रतिशत बजट से आएगा। 40% कमीशन बहुत कहा, तो महोदया मैं आपके संज्ञान में कहना चाहता हूं आप तो 85% कमीशन वाली पार्टी हैं। 40% कमीशन का आरोप तो किसी करप्ट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आया होगा, मगर ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि रुपया जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85% कहां चला जाता? कमीशन में। और इवन उन्होंने यह भी मजाक में बोला था संसद में, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिसता है। तो दीपक जी एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते आते 85% हाथ के पास पहुंच जाता था। इसीलिए आज यह परिस्थिति बनी है कि किस तरीके। और आपने मनरेगा कहा, 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जानते कैसे बचे? फर्जीवाड़ा जो होता था, एक दिन आदमी जाके साइन करता था और सारे पैसे चले जाते थे। अब यह भी पूछता हूं 2014 से पहले मनरेगा से बनी हुई कोई चीज दिखाइए गांव में, केवल करप्शन का आधार था। अब बावड़ी भी बनी हुई दिखती है, कहीं तालाब भी बना हुआ दिखता है, हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन का काम भी करके दिखाया। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चलते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कागज पे हो उसके नाम पे पैसा नहीं जाता है।
और रोज काम भी करना पड़ता। यह नहीं होता है कि 30 दिन का एक रजिस्टर में साइन कर दिया एक दिन आके और पैसा थोड़ा सा ले लिया, बाकी सब वालों में बट गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं डीबीटी के द्वारा 60,000 करोड़ रुपया बचा। और सुनिए, इतना ही नहीं, जो आपने कहा ना पैसा कहां से आएगा, 1.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जो सिर्फ कागज पे थी और उन्हें महिला योजनाओं का लाभ मिल रहा था। 2.5-3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी थे इस पूरे देश में। आपके जमाने में तो अद्भुत काम चल रहा था और उसके बाद आके कहते हमारी गारंटी और हमें पता नहीं होगा। अरे आपके काम, कारनामे, कारगुजारियां सबको पता है कि आपने कितना काम किया देश का और कितना काम तमाम किया देश का। ठीक है, अलका जी बताइए। ये भी कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता था, ये खुद राजीव जी ने कहा है, ये कह रहे हैं। हाँ। दीपक जी, देश इन्हें सुन रहा है, पूछ रहा है केंद्र में सरकार किसकी है 9 साल से? भाजपा की पूर्ण बहुमत की। हाँ, पूर्ण बहुमत की है। सीबीआई, ईडी, पुलिस, जांच एजेंसियां सब किसके अधीन? आईटी, इनकम टैक्स, जो भी भाजपा के अधीन है। कितने कांग्रेस के नेता आज जेल में हैं? कितनों के खिलाफ इन्होंने फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके साबित दोष कर दिया और उनको जेल डाल दिया, उनके चुनाव लड़ने पर रोक? एक भी नाम। गर्व होता है अलका लांबा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे के नीचे कांग्रेस की बात करते हुए कि 9 साल कम पड़ गए। देश पूछ रहा है, इतने मनरेगा में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार। सिर्फ आप बैठकर बयान दे रहे हैं टीवी के एक चैनल पर कि उनसे नेता किस आरोप में जेल में 9 साल में साबित हो गए, अंदर सलाखों के पीछे उम्र कैद हो गई, फांसी पर चढ़ा दिए गए, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बताइए तो सही, कहां उतारी भड़ास? राहुल गांधी जी अवमानना के केस में उनकी सदस्यता, क्योंकि अडानी पर सवाल कर रहे थे, जो मोदी जी को मंजूर नहीं था कि अडानी के जो हिंडनबर्ग ने खुलासे किए हैं, कोर्ट भी सब कुछ, उस पे ना बोले, आवाज बंद करने का अवमानना का ही एक मामला मिला। वरना 55 घंटे राहुल गांधी जी से ईडी ने, सोनिया गांधी जी ने पूछताछ की, उसके बाद हाथ नहीं लगा पाए 9 साल बाद भी। और भारत जोड़ो यात्रा होती है, लोगों के बीच में जाते हैं, बाल बांका नहीं कर पाए। और अभी रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जो जमीन घोटाले की बात कर रहे थे, खुद सरकार ने लिखित में दे दिया कोर्ट में कि रॉबर्ट वाड्रा पर जो डीएलएफ जमीन का घोटाला था उसमें हमें कोई कुछ नहीं मिला, क्लीन चिट दे दी, माफी मांगनी चाहिए इन्हें। अब कह रहे हैं नहीं हम एसआईटी बिठाएंगे अभी। अरे 5 साल आपकी खट्टर सरकार, 5 साल दोबारा केंद्र में 2 बार टर्म, उसके बावजूद भी आपकी जो ये दाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये खिचड़ी पक क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं आपके पास। गांधी परिवार भी वही है, कांग्रेस का एक पूर्व मैं कहूं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 90 साल के यहीं बैठे हैं, सोनिया गांधी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद। एक नाम बताइए, चुनौती देती हूं। आज देश इनसे पूछ रहा है कि आप खोखले बयानबाजी करके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सीधा जनता सवाल करना चाहती है। दीपक चौरसिया जी, आपको एक बार मौका मिला था प्रधानमंत्री जी से 101, 9 साल में दोबारा मौका नहीं मिला कि प्रेस वार्ता करें, मीडिया से सवाल ले, ज्वलंत सवाल ले, पुलवामा पे सवाल ले, चीन पे सवाल ले, देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों पर सवाल ले। हिम्मत नहीं है। जंतर मंतर बैठी है हमारी पहलवान, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, अपने एक यौन उत्पीड़न के आरोप के अपने ब्रजभूषण जो सांसद है, उन्हें बचाने के लिए पूरा आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे जोरदार तमाचा लगाया और दिल्ली पुलिस को मजबूर किया कि एफआईआर दर्ज हो। और अब मांग है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। पूरी भाजपा एक तरफ लग चुकी है बेटी बचाओ का नारा देकर। हमारी बेटियां जंतर मंतर पे 7 दिन से बैठी हैं और ये अपने कभी बलात्कारियों के समर्थन में निकलते और कभी ऐसे। ये इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। ये बिल्कुल अल्पसंख्यक दलित विरोधी पार्टी है। खरगे जी का स्टेट है, नड्डा जी का हिमाचल था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, औंधे मुंह आकर गिरे। ये खरगे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अब इनका टारगेट खरगे जी और दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जी पर आ चुका है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लगातार जमीन पर हैं, जिन्हें ये कहते थे कि दिखते नहीं हैं, अब वो इतना दिख रहे हैं कि इनकी रात की नींद उड़ी पड़ी है। सपने में भी राहुल गांधी दिख रहे हैं। ठीक है, गांधी परिवार ने आपकी रात की नींद उड़ा दी है सुधांशु जी। नहीं, देखिए साहब, ऐसा इन्होंने एक माहौल भांपने की बात कही, तो मैं एक बात मानता हूं कि माहौल भांपने की क्षमता इनके अंदर, इनके नेता के अंदर बहुत ज्यादा है। कारण क्या था? शायद राहुल गांधी जी माहौल भांप गए थे, गुजरात में क्या होने वाला तो गए नहीं थे, और माहौल इतना गजब का भांपते हैं कि अपनी जो खानदानी जागीर थी ना अमेठी, वहां का माहौल ऐसा भांपा था कि इतनी दूर वायनाड चले गए थे, शायद उसके आगे जाना संभव ना हो कि समुंदर आ जाता। तो वो भांपने की उनके अंदर जो दक्षता है वो मैं पूरी तरीके से मानने को तैयार हूं। परंतु ये जिस प्रकार की बात कह रही हैं, शायद फिर मैं कह रहा हूं, भाई केजरीवाल की टाइप पार्टी के आप प्रतिनिधि नहीं है।
भारत की न्याय व्यवस्था और व्यवस्था में कितना समय लगता आपको पता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इंदिरा जी की हत्या हुई थी मुख्य प्रधानमंत्री आवास के अंदर, सारे सबूत सामने थे। कितने साल लगे थे उनको फांसी देने में? 5 साल। जबकि उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उनके पुत्र राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। सारे फैक्ट्स, एवरीथिंग इज क्लियर। और इसके बावजूद ज्यादा फास्ट ट्रैक क्या चला होगा कोई भी सोच सकता, फिर भी 5 साल लगे थे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी। और 2014 के बाद, अब ये कहता हूं कि ये कहते हैं इनके नेता, तो इनके एक नेता बताएं, इनके बाद 2014 से पहले इनका कोई नेता भी नहीं था जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में, ये 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ए राजा, सुरेश कलमाड़ी, पवन बंसल, ये सब तो हमारी सरकार आने से पहले हो गए थे और कोर्ट के द्वारा हुए थे। किसी पे भी आपने इंक्वायरी नहीं सेटअप की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यालय के ऊपर कोयला घोटाले में कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जब केस पैरेट कहा था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाना है, पर सीबीआई ने कहा कि पीएमओ ने बुला के देखा था। आप तो वो पार्टी हैं जिसके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद खड़े होना पड़ा कचहरी में भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तो मोदी जी और शाह जी नहीं थे। आप तो वो पार्टी हैं जिसके कि प्रधानमंत्री पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोफोर्स के लिए सीधे आए भ्रष्टाचार के घेरे में। तब तो भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी। और आप जिन नेताओं का समर्थन ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, 97 में, जब भाजपा कभी आई रही थी केंद्र की सरकार में। आज पर्ची फाड़ दे रहे हैं 2014 के बाद के मोदी जी के ऊपर। ये बताइए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चाहे डीएमके के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या बसपा के नेता हो या राजद के नेता हो, इन सब के ऊपर कब चला है? आपके नेता जिस चीज में बेल पर हैं, वह नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 का है, आपकी सरकार के समय का, और आपकी सरकार ने केस नहीं दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर केस दर्ज हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी तो पूरी फितरत ही भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। अन्यथा मुझे ये जितनी पार्टियां वाले हैं, दीपक जी, एक पार्टी अपना नाम बता दे कि उसका कोई नेता 2014 से पहले भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसी और कचहरी के चक्कर ना काटता हो। इसलिए आज मजे की बात क्या है, इनको कोई मुद्दा एक नहीं कर पाया। सबको अपने अपने भ्रष्टाचार और अपने अपने परिवार की संपत्ति और जागीर के डर ने एक किया। क्योंकि दीपक जी, कहा गया है ना, कौन रोता है किसी और की बातों पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बताइए अलका जी, ये कह रहे हैं कि जितने घोटाले हैं, बुनियाद तो आपके वक्त पड़ी ना उनकी, और कानूनी प्रक्रिया वक्त लगता है। नहीं, वक्त लगता है, 9 साल है ना। और हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, तो यही है ना, कोयला घोटाले का आरोप, हमने कुछ नहीं किया। 9 साल में आपने क्या किया? बात यह है कि आपने झूठे आरोप लगाए। 9 साल में आप जांच में कोई दोष साबित नहीं कर पाए। जो सबूत आप रामलीला मैदान में खुद केजरीवाल के साथ दिखाते थे, वो भी सबूत आपके पूरे नहीं पड़ रहे। हकीकत तो यह है कि आज कोई भी दोष साबित नहीं कर पाए। 9 साल के बाद भी कोई भी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, कोई भी जेल में नहीं है। सारे बाइज्जत बरी कर दिए गए, चाहे 2G हो, 3G हो, कोलगेट हो। सिर्फ इनके जुमले थे और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली और पंजाब की बात बार बार कर रहे हैं, केजरीवाल। इनसे पूछिए, दिल्ली में किसकी सरकार थी? 15 साल शीला जी की सरकार थी। पंजाब में कौन था? हम थे। भाजपा को 6 चुनाव में एक बार मौका नहीं दिया, हार गए दिल्ली, पंजाब भी हार गए। उस कैप्टन की बात कर रहे हैं जो इनकी डूबती नाव में सवार हुआ, वो कैप्टन खुद डूब गए और भाजपा का वहां पर कुछ होने वाला नहीं है। खालिस्तान, आतंक, उठावाद सर उठाकर बोल रहा है, झांकने की हिम्मत नहीं है इनकी और बात हमारी करते हैं। और अब ये मैं बता दूं इनकी कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, इसका कोई, अब मैं अभी भी चुनौती दे रही हूं खुलकर आपके चैनल पर, लास्ट 1 साल बचा है, हिम्मत दिखाइए। जो आप कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड 2013 में हुआ, हाँ हुआ, हमारी सरकार में हुआ, हमने नहीं किया ना, कोर्ट ने किया, ओके। लेकिन 9 साल जांच को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई आपकी? क्योंकि आपको पता है उसमें कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ ही लिया जा सकता है। मंचों से चीख कर कांग्रेस के नेताओं को 2G, 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेट या फिर ये आप नेशनल हेराल्ड बोल कर वोट ले सकते हैं। जांच होने के बाद वही होगा जो हरियाणा पे जवाब नहीं आया, जो क्लीन चिट मिल गई। बहुत जीजा जी और रॉबर्ट वाड्रा कर करके DLF की जमीन, ये वो, खट्टर साहब कुछ नहीं निकाल पाए, क्लीन चिट लेकर आए हैं, औंधे मुंह फिर इनको गिरना पड़ा है। बात यह है कि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे देश प्रभावित होता है, उस पे ये बात ही नहीं करेंगे।
आज देख लीजिए, आप आवाज तो उठाइए दीपक जी, कल आप इनके अगर खिलाफ कुछ अगर कहेंगे ना कि हाँ ये होना चाहिए, ये आप ही के घर में सीबीआई और ईडी भेज देंगे। जैसे सतपाल मलिक जी के घर इस समय सीबीआई पहुंची हुई, लोग सोच रहे उन्होंने क्या कर दिया, वो बोल पड़े, उन्हें चुप रहने को कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि आपको चुप रहना है, लेकिन वो बोल गए, इसलिए सीबीआई आज सतपाल मलिक जी के घर पर है। और जिस पुलिस को होना चाहिए था, राहुल गांधी जी के घर पहुंचे थे राहुल गांधी जी से पूछने के लिए कि राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर में आपने भाषण दिया, 45 दिन बाद पुलिस को भेजा जाता है, वो बताइए हमें एफआईआर करनी है, कौन महिलाएं थी। और जो महिलाएं जंतर मंतर पे बैठी चीख चीख कर कहती हैं कि भाजपा के विधायक ने, ब्रिजभूषण ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न किया है, एफआईआर दर्ज करिए, ये भाजपा एफआईआर दर्ज नहीं करने देती। धन्यवाद करते हैं, आज अदालतों में कुछ जज हिम्मत दिखा रहे हैं, वरना कुछ हिम्मत, जैसे हमने कहा गुजरात में, दिखा नहीं पा रहे कि मामले की सुनवाई भी कर पाए। अब वो मामला बाहर पटना हाईकोर्ट ने देख लीजिए सुना दिया फैसला, है ना। सो आज सब जानते हैं, आप भी जानते हैं दीपक जी, कि पूरी संवैधानिक संस्थाओं की जो हत्या हो रही है, हम बार बार कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो हत्या होते हुए सब देख रहे हैं कि जहां भाजपा का नेता होगा उस पर कुछ भी आरोप लगेगा, चाहे बलात्कार के हो, यौन शोषण के हो, 40% कमीशन खोर ईश्वरप्पा पर, ईडी नहीं पहुंची ईश्वरप्पा के घर पर कि एक कॉन्ट्रैक्टर पूरी एसोसिएशन ने आपके खिलाफ लिखा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, 8 करोड़ कैश, 40 लाख विधायक का बेटा समझौता करते हुए, कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं पहुंची, उन्हें क्लीन चिट, उनसे प्रचार करा रही है सरकार। अपने गिरेबान में झांकिए, 9 साल आपके हो गए जो आरोप कांग्रेस पे लगाए थे, जनता ने आपको मौका दिया कि 9 साल साबित करिए। लास्ट साल है, चुनौती दे रही हूं सुधांशु जी, दम हो तो ये लास्ट साल में 24 में जाने से पहले इन्हें साबित करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। 24 में भी यही 2G 3G कोलगेट, और लोग पलट के पूछेंगे मोदी जी आप तो कहते थे ना खाऊंगा, आप खा भी रहे हैं कर्नाटक में, और दिल्ली में बैठे भी खिला भी रहे हैं। और आपका पैसा, हम फिर कह रहे हैं, अडानी की लड़ाई, मोडानी हमने छोड़ी नहीं, आपने जेपीसी की जांच नहीं बिठाई, ठीक है, जवाब आपने चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होने दी, क्योंकि पता है हमला अडानी पर नहीं मोडानी पर था। देखिए दीपक जी, कितना सुंदर वक्तव्य दिया कांग्रेस की प्रवक्ता ने। अभी तक तो ईवीएम सेलेक्टिव होती थी, धन्यवाद। जहां हार जाते थे वहां ईवीएम है, जहां जीत गए वहां न्याय की जीत। फिर चुनाव आयोग सेलेक्टिव हो गया और अब न्यायालय सेलेक्टिव हो गया। वाह क्या अद्भुत बात है। मतलब पवन खेड़ा को अगर छूट मिल गई, न्याय की जीत है। अगर सुनिए, अरे भाई आप ही ने तो कहा, मतलब अब आप जजेस को तय करने लगे, ओह ये तो सही वाला था, ये गलत वाला था। मुझे लगता है इतना नादान मत समझिए कि आपकी सुविधा के अनुसार ईवीएम से लेके चुनाव आयोग से लेके और विभिन्न, अब देखिए फिर आप बोल रहे हैं आखिरी मिनट है प्लीज, उनको आपने बहुत सारी बातें बोली, मैंने बिल्कुल नहीं किया था सुधांशु जी, आप भी, मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूं। तो कोई अगर इतनी बात करे तो सबको समझ में आता। और जहां तक न्यायिक प्रक्रिया, मैंने तो बोल दिया कि इंदिरा जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई हत्या, के आवास में हुई हत्या, सबके सामने दिन दहाड़े हुई हत्या, सारे सबूतों के सामने होने के बावजूद उनके बेटे की भारत के इतिहास की सबसे शक्तिशाली सरकार के बाद 5 साल लगे। अरे रामलला को 73 साल लगे थे, और आप कह रही हैं चुनौती देते हैं कि 1 साल में कर दीजिए। अरे चुनौती तो इंदिरा जी की तो 1 साल में करवा नहीं पाई थी, जो सीधे सीधे क्रिमिनल केस था। यहां पर तो आपकी सरकार 2008 और 9 के बाद 3-3, 4-4 साल रही है। बहुत सी चीजें कागज इधर उधर कर दिए थे। इशरत जहां का तो एफिडेविट ही नहीं मिला होम मिनिस्ट्री में, उन लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ी। तब उनमें से कोई जाके ये बोला कि हाँ साहब हमने तो एफिडेविट में ये लिखा ही नहीं था, गृह मंत्री ने अपने हाथ से बदल दिया था, वो फाइल ही गायब। ऐसे बहुत सी फाइलें गायब हैं, चिंता मत करिए, आज सब चीजें एक के बाद आएंगी। और अब मैं 2 और फैक्टों का उत्तर दे दूं। अडानी पे बहुत कहते हैं, नहीं आप बहुत देर बोली भाई, हमें अपनी बात बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में एक लाइन नहीं बोला, आपको पूरा वक्तव्य दे दिया। अब मुद्दा उठा रहे हैं, अरे भाई अब नहीं, आपने जो बोला हम हर चीज पे बोले, जवाब लेंगे ना। अब मैं आपको बताता हूं अडानी पे कितनी सुंदर बात है। नहीं आप कह रहे हैं, अरे भाई क्या तरीका है बोलने का भाई, मैं ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है, मैं ऑलरेडी हो चुका है। आपने इतनी लंबी बात कही सुधांशु जी को जवाब, ये लगातार अब फिर देखिए इधर से उधर बोलने लगती है। अब मैं सिर्फ फैक्ट बोलता हूं, अगर अडानी को लेकर इनको प्रॉब्लम है तो मैं पूछना फिर क्या तरीका है बहस करने का। अलका जी प्लीज, अलका जी मेरा वक्त खत्म हो गया है, आखिरी लाइन सुधांशु जी। सुनिए मैं कहता हूं अगर अडानी से प्रॉब्लम है, पूरा मौका दिया, दोनों को दिया, करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट दिया राजस्थान की सरकार ने, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी है, क्यों नहीं कैंसिल किया? अगर माइंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए, मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं यहीं पर रुकूंगा। मेरे पास वक्त नहीं है। अलका जी और सुधांशु जी एक दिन और बैठ के एक लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि 2024 आने
जाने में अभी काफी वक्त है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए देश हित मल्लिका मल्होत्रा के साथ।